Hello students and viewers. Welcome back to my channel AV समर्पण A Journey of Life Science. Myself विकास. आज की इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे. फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिसमें पहला नाम आता है क्लोरोफिल का. क्लोरोफिल. दूसरा नाम है कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड पोजीशन पे वाटर और फोर्थ पोजीशन पे सनलाइट. चलिए एक एक करके समझते हैं. क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है, और अगर पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, यानी सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ये क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट होता है. अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग. जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटीन और जेंथोफिल भी होते हैं. क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है और जेंथोफिल का कलर येलोइश होता है. कैरोटीन का कलर ऑरेंज होता है. ये तीनों की तीनों पिगमेंट जो हैं वो सोलर एनर्जी को यानी सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं. कैरोटीन और जेंथोफिल को मिलाकर के कैरोटीनाइड वर्ड्स यूज किया जाता है. बट ये दोनों के दोनों कैरोटीन और जेंथोफिल यानी कैरोटीनॉइड्स सनलाइट को तो ट्रैप कर लेते हैं, बट ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं. तो ये इस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल को, और क्लोरोफिल उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एनर्जी का सोर्स होता है. आगे समझ लेंगे क्लोरोफिल कहाँ पे होता है. जैसा कि हम जानते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है तो एक स्ट्रक्चर बना करके मैं आपको बताता हूँ. अगर हम लीफ के स्ट्रक्चर को देखें तो ये सबसे पहले ऊपर का पार्ट हमें मिलेगा. ये है आपकी अपर एपिडर्मिस. इसको देख लेते हैं. ये अपर एपिडर्मिस का पार्ट है जिसके ऊपर में एक वैक्सी लेयर होती है. यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पैलिसेड सेल. यह है आपकी मेसोफिल. यह है आपकी मेसोफिल लेयर. ये है आपकी स्पॉन्जी सेल. और ये है आपका लोअर एपिडर्मिस. ठीक है. ये है आपका लोअर एपिडर्मिस. ये है आपकी मिडिल लेयर जिसको हम कहते हैं मेसोफिल. ये टोटल मेसोफिल आपकी है. और ये है आपकी अपर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस जिसमें ये जो सेल प्रेजेंट है ये आपकी पैलिसेड है और ये स्पॉन्जी है. यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपको ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हम जानते हैं. ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जिसमें थैलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, और उस थैलाकॉइड्स में क्लोरोफिल होते हैं. यानी क्लोरोफिल यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिलेंगे. ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे तो इसमें हमें थैलाकॉइड मिलते हैं, और थैलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल. ये स्पॉन्जी सेल में भी इसी तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं. ये ग्रीन कलर के होते हैं. स्पॉन्जी सेल और पैलिसेड सेल ये आपके मेसोफिल की लेयर में है, यानी बीच वाली लेयर. अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और बीच की जो है वो मेसोफिल लेयर जहाँ पे प्रेजेंट होता है. और यही ये फोटोसिंथेसिस के लिए सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है. इस तरीके से
क्लोरोफिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, सो दैट कि ये इसकी रिक्वायरमेंट है। एक्चुअल में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं होती कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट जरूर है, बट प्लांट्स इसको बाहर से नहीं लेते, ये ऑटोमेटिकली प्लांट्स के लीफ में प्रेजेंट होता है। चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और इस सेम चीज को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्वाटिक प्लांट्स वाटर से लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात समझें, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 0.03% या 0.038% के आसपास होता है, यानी कि अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है, तो लगभग ये हम कह सकते हैं इंक्रीज कर रहा है। जनरली हम जानते हैं 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में। इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम ये स्टोमाटा के थ्रू करते हैं, जिससे गैस का एक्सचेंज होता है। ये स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये स्टोमाटा लीफ में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये गैस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसी स्टोमाटा के थ्रू ये एक्स्ट्रा वाटर भी रिलीज कर देते हैं, जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, सो दैट कि डेजर्ट प्लांट में ये काम नहीं होता है, क्योंकि अगर वो दिन के समय में ओपन हो जाएंगे तो टोटल वाटर रिलीज कर जाएगा, और वाटर की कमी होने की वजह से वो आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सके, ज़्यादा वाटर लॉस कर देगा। तो लेकिन जनरल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये स्टोमाटा दिन के टाइम में ओपन रहते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ये कैसे होते हैं समझिएगा। जो आपका स्टोमाटा है, ये स्टोमाटा का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये बीन शेप्ड 2 गार्ड सेल से घिरा होता है। ठीक है, ये स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये आपकी गार्ड सेल होती है, और ये जो स्पेस है ये स्टोमा है। इसके लिए वर्ड स्टोमा यूज किया था, स्टोमाटा भी कहते हैं। जो स्टोमाटा है यानी गार्ड सेल, इनर जो लेयर होती है वो आपकी थिक होती है, यानी ये जो लेयर है ये आपकी थिक है, ये लेयर आपकी थिक होती है। और जो आउटर लेयर है यानी ये लेयर है, ये आपकी थिन होती है। अब इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि स्टोमाटा कैसे ओपन और कैसे क्लोज होता है। समझ लेते हैं। पोटेशियम आयन की एंट्री होती है इस गार्ड सेल के अंदर में। जब ये पोटेशियम आयन एंट्री करता है गार्ड सेल में, तो उसके साथ वाटर की एंट्री हो जाती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए वाटर की एंट्री होती है। और जब वाटर की एंट्री होती है गार्ड सेल के अंदर में, तो गार्ड सेल अपने शेप में आ जाता है, और इसका शेप क्या है? किडनी शेप, यानी बीन शेप है। और जब 2 किडनी शेप स्ट्रक्चर आपस में यानी स्वेल करते हैं, व्हेन वाटर इंटर्स इन गार्ड सेल, तो ये स्वेलिंग करती है, ये स्वेल हो जाते हैं। जब स्वेल होते हैं तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ये स्पेस जिसको हम स्टोमा कहते हैं। ये हम वही समझ सकते हैं जैसे कि बैलून को हम फुलाएं, तो बैलून को फुलाने पे वो जिस भी शेप का बैलून होता है वो उस शेप में आ जाता है। तो सेम इसी तरीके से जब वाटर की एंट्री होती है तो ये भी स्वेल कर जाता है। इसके जस्ट अपोज जब स्टोमाटा क्लोज होता है, उस स्ट्रक्चर को भी अगर हम समझें, तो स्टोमाटा जब क्लोज होता है तो उस कंडीशन में ये स्ट्रक्चर होता है, और ये आपका यानी स्टोमाटा आपका क्लोज रहता है। इससे वाटर रिलीज कर जाता है। ठीक है, इससे जब वाटर रिलीज कर जाएगा तो ये श्रिंक कर जाएगा, और श्रिंक करेगा तो ये स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। यानी ये आपका
क्लोज्ड है और ये आपके ओपन। जब ये ओपन रहता है तो गैस का एक्सचेंज होता है। जनरली ड्यूरिंग द डे टाइम इट इज़ ओपनड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और रात के समय में ये बंद होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो अगली रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। इस वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट रूट के थ्रू, और ये रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि रूट में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, एपिब्लेमा सेल्स होती हैं, वो सॉइल के गैपिंग्स में प्रेजेंट होती हैं। जो सॉइल की गैपिंग्स होती हैं, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग होती हैं, उनमें रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ से ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, क्योंकि उसमें उस स्पेस में वाटर प्रेजेंट होता है। और वाटर क्या रोल प्ले करता है? वाटर का अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स को, और साथ ही साथ ये मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन को भी ट्रांसफ़र करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ ये वाटर का ब्रेकडाउन होता है जब सोलर एनर्जी की हेल्प से, जिसको फोटोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करके वो हाइड्रोजन यूज़ होता है एज अ एनर्जी। तो वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रूट से एब्जॉर्ब होने के बाद ये जाइलम के थ्रू प्लांट के उस पार्ट तक पहुंचता है, जो हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है आपकी सनलाइट। अगर मैं इसकी जगह पर सिर्फ लाइट लिखूं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स जो है वो सनलाइट को रिसीव करते हैं, बट इसको लाइट चाहिए। सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं, नाम से ही क्लियर होता है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, वहाँ सनलाइट का मतलब नहीं है। लेकिन ये आर्टिफिशियल लाइट अगर हम देंगे तो वो काम करता है। रीज़न आप जान लीजिए कि सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का काम कर रहा है ना, कि जो कि उस पूरे के पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा और फूड प्रिपेयर होगा। तो अगर ये सनलाइट ना हो, कोई और लाइट हो, तो लाइट में तो एनर्जी होती है, और लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की। तो ये क्या करता है आप समझिएगा। सनलाइट की जो वेवलेंथ होती है ना, उसके अकॉर्डिंग 390 टू 760 एनम होती है। बट यहाँ पे फोटोसिंथेटिक यानी PAR की अगर हम बात करें, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की बात करें, तो वो होती है 400 टू 700। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये उस एनर्जी के लिए कहा जा रहा है कि अगर ये एनर्जी किसी और सोर्स से भी मिल जाएगी तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सनलाइट ही हो, अगर आर्टिफिशियल लाइट भी, अगर इस लाइट की भी हम बात करें, मुझे याद है कि घर में मनी प्लांट मैंने लगा करके रखा हुआ था, और उसके पास डायरेक्ट सनलाइट कभी नहीं पहुंचती थी, फिर भी वो प्लांट मेरा घर के अंदर में ग्रो करता था। तो छोटे में मैं कंफ्यूज रहता था, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये प्रोसेसिंग होती है आपके आर्टिफिशियल लाइट में, क्योंकि उस लाइट से ये एनर्जी रिसीव करता है। ठीक है, और ये एनर्जी स्पेशल लाइट में डिफरेंट आपके पार्ट हैं लाइट के। लाइट जो है, सनलाइट जो है, वो आपके 7 कलर्स की मिक्सचर है, ये हम जान रहे हैं। उसमें जो स्पेशल पार्ट हैं उसको रिसीव करके ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, जिससे प्लांट प्रोसेसिंग करता है फोटोसिंथेसिस को। क्लोरोफिल प्लांट में ऑटोमेटिकली होता है, और इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिसीव करता है, वाटर को रिसीव करता है, और सनलाइट को रिसीव करता है। यानी ये आपकी मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सनलाइट की जगह दूसरी लाइट भी हम यूज़ कर सकते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियोस में हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती रहेगी। धन्यवाद।